ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। वापस राइजिंग सिटी के मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि ये प्रकृति खुद एक विशाल कला है। अगर हम प्रकृति की इस कला को निहारें तो अगर आसमान की तरफ निहारेंगे तो सितारों के बीच में चांद निकलता हुआ, ग्रह नक्षत्र तो उसके गर्भ में छुपे हैं। ये सब किसी चित्रकार ने कैनवास पर उकेरा नहीं है, प्रकृति के अद्भुत चितेरे ने उकेरा है। लेकिन ये कितनी बड़ी कला है उस प्रकृति के चितेरे की। अगर हम किसी दूर सुदूर पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे निहारें तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते सृष्टि कितनी फैली हुई है। हमारी आँखों की जितनी दृष्टि दूर तक जाएगी वहीं तक न जाने कितनी कविताएं उसमें बरसती हैं। अगर हम समंदर के किनारे खड़े हों तो शायद कुछ देर के लिए हमारी धड़कन, हमारा जीवन रुक जाता है और मन सोचने लगता है कि जीवन बस यही तो है। ये कला और इस कला से निकली कविताएं शायद इसी तरह से हैं। बहुत सारी कलाएं हैं लेकिन कविता एक ऐसी कला है कि प्रकृति की पहली कविता से लेकर आज तक जितने भी काव्य, महाकाव्य रचे गए हैं उनमें एक अद्भुत शक्ति है, एक अद्भुत ऊर्जा है। आप सोचेंगे राइजिंग सिटी में आज मैं इतनी भावुक बातें कैसे कर रहा हूँ। मैं भावुक बातें नहीं कर रहा हूँ, इन भावुक बातों के पीछे यथार्थ है। और यथार्थ एक ऐसा है कि जब हम उन कवियों की कविताएं, उनकी कलम का जादू अपने नज़दीक देखते हैं तो सोच भी नहीं सकते कि ये जादू क्या ऐसा है। आज हमारे साथ राइजिंग सिटी में एक ऐसे ही देश के प्रतिष्ठित जाने माने कवि हैं जो मंच पर भी उसी शिद्दत के साथ लोगों का दिल जीतते हैं और चाहे वो दो चार लोगों के बीच लिखते हों, सुनाते हों, उनका जो जज्बा है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो ऊर्जा है और उनकी कविता में जो हृदय स्पर्श करने की एक अद्भुत क्षमता है वो वही नज़र आती है। हम बहुत सारी बातें उनके जीवन के बारे में करेंगे, उन पर बहुत विशाल बातें हमारे पास हैं। हालांकि बहुत वृहद समंदर है उनके आसपास, हम चाहेंगे कि दो चार बूंदें भी उनसे निकाल पाएँ। ऐसे ही देश के प्रतिष्ठित हमारे साथ कवि आज जुड़ गए हैं जो जोधपुर के हैं लेकिन आज पूरे देश में उनका एक नाम है। हमारे साथ हैं आकाश जी नौरंगी, अपने आप में नाम संपूर्ण है, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं राइजिंग सिटी में। आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आकाश जी अपना थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए, कहाँ बचपन बीता, कहाँ एजुकेशन हुई? बचपन मेरा सर बड़ा लाजवाब रहा था जी। वैसे तो सबका ही रहता है जी जी जी।
उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जिला बुलंदशहर का, जी जिसका नाम है इलना। जी बिल्कुल। नक्शे पे देखेंगे तो शायद मिलेगा भी नहीं, लेकिन उस गांव में जो बचपन मैंने जिया है जी वो आनंद अतिरेक में था। मतलब जी वो खेत, और जी हम उस समय के लोग थे जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल भाग जाया करते थे, शाम को देर रात तक खेला करते थे। जी बचपन में जितनी भी शरारतें जी एक बच्चा कर सकता है, उससे शायद 10-5 गुनी ज़्यादा ही की होंगी मैंने। एक बात हम जानना चाहेंगे आकाश जी कि ये जो आपका नाम है ये अपने आप में एक संपूर्ण कविता क्या महाकाव्य है। तो क्या सोच के माँ बाप ने ये नाम रखा, और इसके पीछे कुछ ऐसा बैकग्राउंड है आकाश नाम रखने में? सही बात यह है सर, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो ईमानदारी आपके सामने, क्योंकि आप तो बिल्कुल कवि हैं, कवि से बेहतर ईमानदार हो नहीं सकता। माँ बाप ने मेरा नाम आकाश रखा ही नहीं था। उस समय अमिताभ बच्चन का क्रेज चल रहा था जी, तो जो मेरा नाम रखा गया था वो अमित था। अरे वाह, क्या! लेकिन मेरी कक्षा में जब मैं पहुंचा तो मेरी कक्षा में चौथी कक्षा में, तीसरी कक्षा में शायद जी जी 3 अमित थे, चौथा में। अरे वाह तो मुझे बड़ी परेशानी महसूस होती थी। नेचुरली। तो मैंने बचपने में आकर, जो यार दोस्त थे उन्होंने मेरे को कहा कि यार तेरे नाम में दिक्कत है, तो क्यों ना नाम चेंज कर लिया जाए। वाह, तो उस समय संसद बैठी, राशि हुई थी। जी। ये राशियों का भी उस समय नहीं पता था। बस ये था कि भाई अमित नाम के बहुत लोग हैं, और जनरली जो यार दोस्त थे उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत कॉमन सा नाम है। ये किस उम्र की बात होगी? ये शायद चौथी कक्षा की या तीसरी कक्षा की बात है। तब तक अमित चल रहा था। अमित चल रहा था। आज भी मेरे जो डॉक्यूमेंट्स तो खैर चेंज हो गए जी। जो मेरी बुआ थी जो अभी एक्सपायर हो गई, वो अमित नाम से ही मुझे बुलाती थी। घर का प्यार का नाम अमित ही चल रहा, बस वही चल रहा था। जी। तो यारों दोस्तों ने संसद बैठाई, संसद बैठा के उन्होंने कहा कि भाई आकाश नाम पे उन्होंने मोहर लगा दी, और नाम आकाश पड़ गया। तो ये जो नौरंगी है ये आपका सरनेम है या उपनाम है कवि के हिसाब? नहीं, इसकी भी कहानी अलग है। नौरंगी नाम भी ऐसा है जी, इसकी कहानी भी अलग है जी। दरअसल मैं जब यहाँ जोधपुर में आया था जी, कविताओं का शौक तो था ही जी, कहीं मौका नहीं मिल पा रहा था प्रमोद सर जी। और आपको पता ही है कि जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके नीचे छोटे पौधे आसानी से, आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही कोई बदलाव नहीं हुआ बल्कि बढ़ोतरी हुई है। बल्कि मैं तो उनको मठाधीश कहता हूँ। आपकी बहुत लोगों को बुरा लगेगा लेकिन मैं मठाधीश कहता हूँ कि वो आगे आने नहीं देते। बिल्कुल 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 ये बात है जी। तो मैं बड़ा डरा सा रहता था। मैंने कहा यार कविताओं का शौक तो है आकाश, लेकिन इसको पूरा कैसा करेगा। जी जी। तो इत्तेफाक से फरवरी का महीना था जी, और मासिक गोष्ठी थी खुशदिलाने जोधपुर की। अच्छा। जिसका इंडिकेशन आया अखबार में। जी हाँ, बहुत अच्छी संस्था है, बड़ी अच्छी संस्था है, आदरणीय अनिल अनवर साहब, काफी प्राचीन है, उनके पापा के जमाने से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कविता जो मैंने लिखी थी जी, और मैं फड़फड़ा रहा था कि कैसे करके ये कहीं मैं बोल दूं। वो तेवर की कविता थी, पूरी याद नहीं है जी। उसमें कुछ पंक्तियां इस तरह से थी, क्योंकि राजनीति ही विषय होता है। वीर रस के कवि ज्यादातर राजनेताओं पर ही लिखते हैं, राजनीति पर लिखते हैं। नहीं, ये भी तो बहुत उसमें बड़ा तल्ख भाव से था कि तुमसे तो कोठों पर बैठी वेश्याएं भी अच्छी हैं, क्या बात, जिस्म बेचती हैं लेकिन ईमान बेचते डरती हैं। हाँ। भूखे पेटों के आगे उनकी तो कुछ मजबूरी है, लेकिन देश बेचकर खाना इतना कहाँ जरूरी है। क्या बात है, क्या बहुत ही बढ़िया। बहुत तो ये उस समय ये एक व्यंग्य है। ये व्यंग्य हम अगर इसकी तरफ ना जाएं शब्दों की तरफ, जी जी, तो ये तो उपमा है पूरी। जी जी जी। तो खुशदिलाने जोधपुर की मासिक गोष्ठी, आकाश जी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पूछा जाता है कि भाई क्या नाम है, क्योंकि वहाँ आए हुए सारे लोगों का इंट्रो दिया जाता था। तो मैंने कहा आकाश, तो उन्होंने कहा आगे कुछ लगाते हो कि नहीं। तो मैं घबरा गया, पहली बार गया था। तो मैंने कहा यार लगाता तो कुछ नहीं हूँ, आप नौरंगी लिख दीजिए। पता नहीं कैसे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो अचानक ही बस ये आया और उस दिन से आकाश नौरंगी आपके सामने।
हमने कहीं पढ़ा है कि आपने 3 साल की उम्र में ही पहली कविता लिख दी, ये घटना कैसे हुई? प्रमोद सर, मेरा ऐसा मानना है कि कविताएं जो हैं जी, जैसे ये लोकोक्ति भी है, लोक में प्रचलित है कि जी, जी, मानव होना बड़ी बात है, हाँ। लेकिन उसमें भी कवि होना बहुत बड़ी बात है। जी, जी, मेरा ऐसा मानना है कि कविताएं, जैसे मोहम्मद साहब पे कुरान नाजिल हुआ था, जी, कविताएं आप पर नाजिल होती हैं। कविताएं खुद चुनती हैं आपको, आप चुनते नहीं कविता को। क्या बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कविता लिख सकता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि, मैंने किसी से कहा कि कविता करना आसान है। तीन चार साल की उम्र में ही कविता करना आसान है। उन्होंने कहा अच्छा, हाँ। आसान है तो तू लिख के बता। मैंने कहा टॉपिक दो। टॉपिक दो। टॉपिक दिया उन्होंने, तो फूल पे उन्होंने एक टॉपिक दिया। वो कविता मुझे आज भी याद नहीं है, लेकिन फूल पे मैं 12 पंक्तियां लिख कर ले गया था सर। 1-2 पंक्ति भी याद? बिल्कुल बिल्कुल याद। कोई बात नहीं, सर, झूठ कोई नहीं बात बोलूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, पर आपको विषय याद है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे मिला था वो ये था कि उन्होंने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने कविता कॉपी की है, तू लिख ही नहीं सकता। अच्छा। मेरे लिए वो नकारात्मक बात जो थी वो इतनी सकारात्मक हुई कि मुझे समझ में आ गया कि कविता जो है लिखी जा सकती है और मैं लिख सकता हूँ। क्योंकि जो ये कह रहा है कि कॉपी की है, तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि कविता अच्छी बन गई है, लेकिन ये बच्चा नहीं लिख सकता। तो वो इस तरह से थी। हमने आपके गुरुजी को फोन लगाया हुआ है, सुभाष चंद्र जी शर्मा, बुलंदशहर से, और आपके गृह जिले के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बचपन में आपके गुरु भी रहे हैं। देखिए, वो जुड़ गए हमसे। सुभाष जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, और आपके एक शिष्य हमारे साथ हैं। क्या राय है और उनके बारे में क्या सोचते हैं? मैंने अपने सेवा काल में 38 वर्ष अध्यापन कार्य किया। अनेक प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा दी। आकाश प्रारंभ से ही प्रतिभाशाली छात्र रहा। भाषण में, वाद विवाद प्रतियोगिता में सदैव पुरस्कृत हुआ। पढ़ने में बहुत मेधावी था, और इसमें सर्वोत्तम गुण गुरु भक्ति का है। वर्ष में कम से कम 3 बार अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर मेरी कुशल क्षेम लेना और आशीर्वाद प्राप्त करना जीवन का हिस्सा बना रखा है। मैं भाग्यशाली शिक्षक हूँ जो आकाश जैसा शिष्य मुझे मिला है। मैं उसकी कविताओं और कविता पढ़ने की शैली दोनों का प्रशंसक हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बेटा आकाश, तुम जीवन में नित नई ऊंचाइयों को छुओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरी जरा नवाजी है जी। मुझ जैसे अकिंचन के लिए गुरुजी ने अपना टाइम निकाला, और आप पहुंचे कैसे, ये भी बड़ी बात है। खोजी पत्रकारिता भी आपके पास है। तो आरंभ में हम जब लिखते हैं, जैसा कि एक आपने बताया कि नाकामियाँ पीछा करती हैं, नाकामियों में ये सब शामिल है, अवसर नहीं मिलता, या कहीं जो नवोदित कवि होता है वो उसकी कविताएं लौट लौट के आती थी कोई इस ज़माने में। जी जी। क्योंकि वो लिफाफे से भेजता था। बिल्कुल। और 10-100 भेजता था तो कभी भूले भटके एक मंजूर हो जाती तो वो किस्मत समझता। बिल्कुल। ये नाकामियाँ जो लेखक और कवि की पीछा करती हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे? देखिए, नाकामियाँ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी। जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, हाँ, तो वो एक इंटीग्रल पार्ट होती है आपकी लाइफ का। वो कोई भी क्षेत्र हो जी। कविता इससे इतर नहीं हो सकती। कविता का जो क्षेत्र है वो इससे अलग नहीं हो सकता। हाँ, इससे मतलब नहीं है कि नाकामियाँ कितनी बार आप पर लौटकर प्रहार करती है। मतलब इससे है, फर्क इससे पड़ता है आपके इस जीवन में कि आप उन प्रहारों को झेलते कैसे हैं। जी। आपकी सहन शक्ति की भी परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितनी बार आप दशरथ मांझी को याद कीजिए, एक हथौड़ा मारने के बाद अगर पहाड़ ने उससे कहा होगा कि तू मूर्ख कर क्या रहा है, तो उसने ये कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी जी बिल्कुल। तो लगे रहिए, कविता तो सतत प्रवाह है, ये चलती रहेगी। अच्छा आकाश जी, ये बताइए कि आपकी अधिकांश कविता में ओज भी है और देशभक्ति पे जो 5000 साल से बुरी नजरें हैं जी, और कई देश आए, राजा आए, रंक आए, इसकी संस्कृति को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की,
मगर ये वहीं पर अटल है, अजर है, अमर है। तो क्या देशभक्ति की जो चिंगारी आपके भीतर है, वो जज्बा क्या है? कब ऐसा लगा आपको कि नहीं, मुझे ये देशभक्ति पे ज़्यादा लिखना चाहिए? देशभक्ति एक सीमित शब्द मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए सर, हमारा पालन पोषण जिस परिवार में हुआ, जिस पारिवारिक परिस्थितियों में हुआ, मेरे पिताजी लेक्चरर रहे, मेरी माताजी टीचर रहीं, जी, तो राष्ट्र को लेकर मेरे पिताजी के जो भाव थे वो बड़े क्लियर रहे हमेशा से जी, कि बेटा देश पहले है, बाकी सारी बातें बाद में। कहीं ना कहीं आपका बीजांकुर जो हुआ, बीजारोपण जो हुआ, वो वहीं से हुआ। धीरे धीरे क्योंकि समय बीतता गया और देश के प्रति भावनाएं जो हैं वो गाढ़ी होती गई, तो मुझे लगा कि प्रेम माशूक से भी किया जा सकता है और माँ से भी किया जा सकता है। और माँ में यदि भारत माता से किया जाए तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं, उत्कृष्टता है प्रेम की। जी, वही किया मैंने जी। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने देश के विषय में नौजवानों को जागरूक करता हूँ। कोई एक कविता हम सुनना चाहेंगे ओज की, जो आप तो जब मंच पे आते हैं तो लोग धड़कन रोक के सुनते हैं। रुकना पड़ेगा वो। जी कोई बात नहीं, आप सहारा ले सकते हैं अपने। मैं एक गीत आप तक पहुंचाता हूं, कविताएं तो चलती रहती हैं। वो गीत जो लोगों तक अभी मंच के माध्यम से शायद ना पहुंचे हों, कोई बात नहीं, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि पहली बार सुन रहे हैं। आपकी जरा नवाजी। जी। मेरा देशभक्ति का मानना यह है कि आप अपनी रग रग में यदि हिंदुस्तान को बसा लेंगे जी, तो आपके व्यक्तित्व में से देशभक्ति स्वतः फूटने लग जाएगी। तो वो गीत इस तरह से है जी। चलो सांसों में हिंदुस्तान बसा लें, वाह क्या बात। चलो सांसों में हिंदुस्तान बसा लें, ये हिंदुस्तान जिसे हमने बड़ी मेहनत से पाया है। क्या बात। अंधेरों से लड़े हैं तब कहीं सूरज उगाया है। वाह। लहू गूथा गया है इसकी माटी में शहीदों का, लहू गूथा गया है इसकी माटी में शहीदों का। कई शेखर से वीरों का, कई अब्दुल हमीदों का, कई शेखर से वीरों का, कई अब्दुल हमीदों का। ये माटी आज मस्तक पर सजा लें, चलो सांसों में हिंदुस्तान बसा लें। क्या बात है। इतना आनंद है आपको जब सुनते हैं। और एक आप जब मंच पे माइक पकड़ते हैं और अपनी कविता को जब प्रस्तुत करते हैं उस अंदाज में, तो मैंने एज ए दर्शक भी उसे सुना है, एज ए श्रोता भी सुना है और हमारे कार्यक्रम में भी आपको सुना है। आपके प्रस्तुतिकरण में आपके चेहरे पर एक निश्चलता आती है, एक सच्चाई आती है। ये सब कैसे अंदर से आता है जो बहुत कम लोगों में होता है? और ये एक संदेश भी होगा हमारे उन लोगों के लिए भी। हाँ, इसका अभिप्राय सहजता से है सर जी। जीवन में आप जितने सहज रहेंगे जी, उतने ही निश्चल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। यदि कुटिलता आपके स्वभाव में है अंदर से और बाहर से आप उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं होगा कि कुछ मौक़ों पर वो कुटिलता आपके चेहरे पर ना दिख जाए। सहजता ने ही इस बात के लिए मुझे प्रेरित किया कि आप जब मंच पे जाते हैं तो आप जानते हैं कि मंच जो है वो अदाकारी का भी एक जरिया होता है, क्योंकि मंच पर जाने के बाद में आप सिर्फ कविता पाठ ही नहीं करते, आपका शरीर भी बोलता है, बिल्कुल, आपकी भाव भंगिमाएँ भी बोलती हैं। मैं तो आकाश जी इतना भी मानता हूँ कि हमारे जो ये माध्यम है, चाहे ये टेलीविज़न हो, वो आकाशवाणी हो, लेकिन मंच उससे बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ हाथों हाथ आपको अपनी पहुँच वहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल, आप इस बारे में सही कह रहे हैं। यहाँ तो हम बैठे हैं, अभी इंटरव्यू चल रहा है, चार बातें अगर इधर उधर हो भी गई तो हम सेट कर सकते हैं। वहाँ पब्लिक आपके सामने होती है, वहाँ वो तराजू लिए बैठी होती है रात को 2 बजे
जी, बिल्कुल। और यदि उनके तराजू में जरा सा भी गड़बड़ हुआ पलड़े में तो आप गए काम। तो आप गए काम से। वो 1 मिनट नहीं लगाती हुट करने में। तो वो जो एरिया होता है, मंच जो होता है, वो आपको तुरंत शक्ति देता है कि भाई आपको जो कुछ बोलना है सहजता से बोलना है, गंभीरता से बोलना है, और ऐसा बोलना है कि ना सिर्फ वो व्यक्ति जो आगे बैठे हैं, जो जजमान हैं, जो बड़े लोग हैं, जो नेतागण आगे बैठे हैं, उनको समझ में आए या ना आए, वो जो पीछे एक बाबूराम बैठा है या कालूराम बैठा है जो बीड़ी फूंक रहा है सर्द रात में कंबल ओढ़ के, क्या बात। आपकी कविता यदि उस व्यक्ति तक पहुंचती है तो आपकी कविता और आप सहज हैं, नहीं तो बाकी तो सब आपने बहुत सही कहा है। दिलीप कुमार साहब ने अपने एक संबोधन में कहा था कि जब आप मंच पे होते हैं जी, उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद को कोट करते हुए कहा कि आप जब मंच पे होते हैं तो आप जो बात अभी आपने की उसको वो सार्थक करते हैं कि आखिरी कवि आखिरी श्रोता, आखिरी दर्शक का आप ध्यान रखें। आपकी बात वहां तक पहुंच गई, बिल्कुल सही कहा है। तो आप मंच के सफल वक्ता भी हैं, अभिनयकर्ता भी हैं। चलिए, आप अभी देशभक्ति की आपसे बहुत बात करी है हमने, ओज की भी बात करी, आगे भी करेंगे, लेकिन एक आपके हमारे देश के आपकी तरह ही बहुत बड़े गीतकार भी हैं, कवि भी हैं, जोधपुर के हैं और बहुत लोकप्रिय हैं मंचों पर भी, और लिखने में भी उतने ही हैं। दिनेश जी सिंदल को हमने कॉल कर रखा था, वो हमसे जुड़ गए हैं। दिनेश जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कमाल है, नौरंगी साहब हमारे साथ अद्भुत हैं वो तो। क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों जो युवा कवि आ रहे हैं उसमें आकाश नौरंगी सहज ही हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। आकाश पिछले कई कवि सम्मेलनों में मेरे साथ रहे। इनकी कविताएं साहित्यिक तो है ही, साथ ही वे मंच की मांग को भी पूरा करती है। मुझे एक कवि सम्मेलन की घटना याद आती है। शेरगढ़ तहसील में शायद चाबा गांव का एक कवि सम्मेलन था, जहां के शहीद दमाराम जाखड़ की स्मृति में वो कवि सम्मेलन था और दमाराम जाखड़ की मूर्ति का अनावरण होना था। जो ही मूर्ति का अनावरण हुआ, मैंने देखा कि वहां जो शिलालेख लिखा हुआ था वो भाई आकाश नौरंगी की, मेरे प्रिय कवि आकाश नौरंगी की कविता थी। मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि युवा कवि यहां के शहीदों पर लिख रहे हैं, राजस्थान की माटी पर लिख रहे हैं, आकाश सामाजिक सरोकारों पर भी लिख रहे हैं। मुझे आकाश की एक पंक्ति याद आती है, वो पंक्ति आकाश का तेवर भी बताती है। वो कहते हैं कि बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना। बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना। शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। मैं उम्मीद करता हूं कि आकाश नौरंगी का यही तेवर बना रहे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं भाई आकाश नौरंगी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इसी तरह से, इसी तेवर के साथ समाज की और मनुष्य जाति की सेवा अपनी कविताओं के माध्यम से करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर मंच पर चढ़ना सिखाया था कि भाई तू ऐसे बोलेगा तो ज़्यादा पब्लिक सुनेगी तुझे। वाह। और अभी जो इन्होंने एक बात कही है कि हमारे जोधपुर जिले में एक शेरगढ़ है, वहाँ पर एक शहीद है दमाराम, मैं जहाँ तक मुझे याद है, दमाराम जाखड़ जी, उसका जो वहाँ पर लगा हुआ है पत्थर उसकी मूर्ति के नीचे, जी। उसमें आपकी कविता का उल्लेख किया गया है। ये कैसे घटना हुई? ये मेरा सौभाग्य है सर जी। और वो 2 लाइन क्या है? वो पंक्तियां तो अब देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हाँ, हुआ ये कि जब वो कवि सम्मेलन का आया तो जी। चाबा वो जगह है, चाबा एक गांव है, जी जी, जैसा अभी आदरणीय दिनेश जी ने बताया। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दमाराम जी के विषय पर, जिनकी जीवन के को चरितार्थ करती हुई कुछ पंक्तियां, और इत्तेफाक से कुछ पंक्तियां मेरी ऐसी थीं जो बिल्कुल उन पर फिट बैठ रही थी। तो वो मुझसे ले गए, उन्होंने शिलालेख छपवा दिया। एक कवि के लिए मैं तो मानता हूं कि मेरी जीवन में कोई किताब आए या ना आए, लेकिन जब चाबा की तरफ लोग जाएंगे तो आकाश नौरंगी को एक बार तो नाम से जानेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बड़ी बात है।
अच्छा आकाश जी, हमने कहीं पढ़ा था कि अंधों का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। जी। मेरे ख्याल से इसका तात्पर्य ये है कि आप एकला चलो रे, अपनी मस्ती में चलो, अपने लक्ष्य से चलो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो हूँ ही उस फितरत इसीलिए आपसे मैंने आपने पूछा। तो बिल्कुल दिल की बात कही है। आप इस बारे में, आप भी जादूगर ही हैं बिल्कुल। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं बता दूं कि एकला चालो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अकेले ही चलें। आप अकेले आगे चलें, आगे लीड करें और अपने साथ में सबको लेकर चलें, तब एकला चालो की उक्ति सफल हो जाएगी। यहाँ मेरा तात्पर्य तुलसी की उस बात से था कि तुलसी ने कहा कि स्वांते सुखाय लिख रहा हूँ, पर तुलसी कहाँ स्वांते सुखाय, वो तो मंत्र बन गए। बिल्कुल, वो तो बीज मंत्र बन गए हैं। आज पूरे विश्व में रामचरितमानस जो है वो पढ़ी और सुनी जाती है। आकाश जी, एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है जी। और जो जाकिर हुसैन साहब हैं, बहुत बड़े तबला नवाज हैं, उनका एक कार्यक्रम का मुझे सौभाग्य मिला था, मैं कंडक्ट कर रहा था उस प्रोग्राम को। तो जब मैंने उनका इंट्रोडक्शन दिया तो उन्होंने मुझे बुलाया और कान में कहा कि प्रमोद जी, अब तक जो हो गया सो हो गया, आज क्या होगा, यानी इस कार्यक्रम में क्या होगा। मैं हिल गया था। मतलब इतना बड़ा आदमी जो आज विश्व का एक अलग एक लीजेंड है, बिल्कुल, वो ये कह रहा है कि आज के इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो उनके लिए बहुत मामूली और छोटा कार्यक्रम। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग जो मंच से जुड़े हैं या कविताएं लिखते हैं या और भी विधाओं में जुड़े हैं, हर कार्यक्रम एक परीक्षा होती है। मैं ऐसा सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही है सर जी। मैं आज भी इतने मंचों को पढ़ने के बाद भी मंच पर जाने से पहले थोड़ा सा नर्वस होता हूँ, और वो नर्वसनेस ज़रूरी भी है जी। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अति आत्मविश्वास जो है वो आपको मंच पर गड़बड़ करवा देता है। जी जी। तो थोड़ा सा होना ही चाहिए। और वो तो जिस व्यक्तित्व की आप बात कर रहे हैं जी, उनके लिए यद्यपि बहुत बड़ी बात है यदि वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बात है वो आकाश नौरंगी के लिए भी उतनी ही सत्य है। नहीं मालूम थी, लेकिन उन्होंने इस अंदाज से कहा, क्या कमाल है कि बस वो मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया। जरूरी है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ज़रूरी है कि आप मंच पर जाने से पहले थोड़ा सा नर्वस हों। वो आपको प्रेरित करेगा कि आप अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन माइक ऑन के बाद माँ शारदा, माइक ऑन के बाद तो सब उसी के हाथ में है। फिर आप थोड़ी रहते हो, फिर आप रहते ही नहीं हो। फिर वहाँ आप नहीं रहते। आकाश जी, चलिए, आपकी देशभक्ति की कविताएं और बहुत सारे, लेकिन आप सामाजिक मुद्दों पर उसी ओज के साथ, उसी जज्बे के साथ भी लिखते हैं। और प्रेम कविताओं में भी आपने प्रेम की नई नई परिभाषाएं गढ़ दी है। जैसा वो फिराक साहब कहते हैं कि ये उर्दू गज़लें जिनका शायद आगाज़ ही प्रेम से हुआ था। गज़ल का मतलब ही गज़ल महबूब से बात करने की विधा है। बात करने की विधा है, लेकिन भारत में ये सिद्ध नहीं होती है जब तक राधा कृष्ण ना आए, ये तो और उन्होंने बदल दिया। तो आपने भी, जहाँ आप तक आपके जो प्रेम कविताएं हैं उसमें वही स्पर्श आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेम चाहे मैं लिखूं या विदेश में बैठा कोई व्यक्ति लिखे, प्रेम की परिभाषा जो है, प्रेम का जो भाव है वो तो एक जैसा ही है जी। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसको परिभाषाओं में बांधा नहीं जा सकता। जी जी। वो अनंत है, अनंत है। उसमें उसकी कोई परिणति नहीं है, उसका कोई फाइनल ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए या ये मुझे ना ही मिले तो ही मेरा स्टोरी बनेगी। जी जी। वो एक अद्भुत प्रेम है, उसके विषय में तो कोई बात करनी भी बड़ी बात हो जाती है। जी जी। लेकिन नौरंगी यदि आपने अपने ऊपर उपनाम लगाया है जी, तो काव्य के 9 रसों पर आपको थोड़ा बहुत लिखना बनता है। बहुत बढ़िया जी। तो कोशिश करते रहते हैं, थोड़ी बहुत लिखते। कृष्ण दो के चार विषय लाइन में, कृष्ण के विषय में मैं हमें ये सुनाएंगे आप प्रेम की? बिल्कुल जी। प्रेम की बात तो अलग हो गई क्योंकि कृष्ण मेरे आराध्य रहे हमेशा से। जी जी। तो
कृष्ण के विषय में मैं ज़रूर, क्योंकि कृष्ण जी को जब मैं देखता हूँ जी जी तो मुझे उनके जीवन से एक साधारण ग्वाले से लेकर जी और गीता बाँच देने वाले कृष्ण तक की जर्नी जो है, जो यात्रा है, वो एक व्यक्तित्व का उत्कर्ष दिखाई देता है। जी। तो 4 पंक्तियां हैं, आप देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि माखन की चोरी से जो चित चोरी तक जा पहुंचा था, क्या बात है। जो जमुना के तट से राधा गोरी तक जा पहुंचा था, क्या बात है, क्या कंठ लिए बैजंती माथे पंख सजाए रहता था, क्या बात और कांख में 5 जन्य सा शंख सजाए रहता था। चक्र सुदर्शन धारी वो वाह। जो युद्ध धर्म सिखलाता था, धर्म युद्ध नहीं, युद्ध। चक्र सुदर्शन धारी वो जो युद्ध धर्म सिखलाता था, क्या बात है। बंशी की धुन पर सबको निष्काम कर्म सिखलाता था। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। जीवन को जीने की जिसने, जीवन को जीने की जिसने अटल कविता कह डाली, वाह। अरे गाय चराने वाले ने श्री भगवत गीता कह डाली। अरे वाह, वाह, हे वाह, कृष्ण क्या बात। कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण। आपने तो चंद शब्दों में मैं ये समझता हूँ कि शायद कई महाकाव्य आपकी इन पंक्तियों में आ गए हैं, और एक एक शब्द का जो, जैसे आपने कहा धर्म युद्ध नहीं, युद्ध धर्म, मैं वही डिफरेंस, इसलिए मैंने और नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है। और प्रेम की जो बंदी बधाई लीक पे है, वो आजकल हर आदमी कोशिश करता है या पहला यही लिखता है, लेकिन वो प्रभाव बहुत क्षणिक होता है जी। वो छोड़ता नहीं है। तो कई बार जैसा आकाश जी होता है कि चलते चलते युगीन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं या हमारे आसपास ऐसा परिवेश बन जाता है जो हमारे संस्कारों को जरूर कहीं ना कहीं हिलाता है। हमें जो मूल संस्कार है वो नहीं छोड़ना है, लेकिन उसमें कुछ मैं ये कहूँगा कि ऑल्ट्रेशन एडिशन करना ही पड़ता है। आप क्या सोचते हैं एज ए पोइट? और कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये 10 साल पहले जो मैंने लिखी थी कविता, उसमें ये कहीं होना ज़रूरी है। देखिए, संस्कारों की बात तो ऐसी है कि जी आज से 20 साल पहले जो बातें संस्कारों में आती थी, आज वो ख़त्म हो चुकी हैं, रिजिड हो चुकी हैं। जी हम खुद ही कह देते हैं अरे बहुत पुरानी बात कर रहा है, क्या कर रहा है। जी संस्कार समय के साथ में बदलेंगे, जी लेकिन सभी संस्कार बदलें ये आवश्यक नहीं है। हमें कुछ बातों को हमेशा, जैसे हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल, चाहे मूल वो संस्कार नहीं जी, बदलने चाहिए जी, व्यक्ति के। जी। हमें स्त्री को सम्मान देना है, जी बिल्कुल देना है, चाहे वो आज से 100 वर्ष पहले हो, 500 वर्ष पहले हो, या आज के बाद जी। 100 वर्ष बाद हो या 500 वर्ष बाद जी हो। जी बिल्कुल हमें बच्चों की भावनाओं की कदर करनी है। जी तो हम संस्कारों को, ऊपरी संस्कारों को बदल सकते हैं, मूल संस्कार भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में ना तो कभी बदले हैं ना कभी बदलेंगे। और मेरा तो यही मानना है कि सनातन जो संस्कृति है जी। वो आज तक टिकी ही इस वजह से है क्योंकि बहुत उसने सही अपने कहा। संस्कारों से कभी समझौता नहीं किया। बहुत सही कहा आपने। और लेकिन हम देखते हैं कि अभी जो आजकल मंच पे भी केवल सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, मंच पर देखा होगा कि आपने बहुत बिल्कुल। ही सुपरफिशियल, जिसे मैं कहूँ, बिल्कुल ऐसी कविताएं आती हैं, लोग एक बार तालियां बजा देते हैं, पर फिर वो जिस तरह आती है ना बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में, उन्हें भूल जाते हैं। कालजयी रचनाएं आनी बंद हो गई हैं मंच पे, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खुद मैं भी अपने लिए भी इस विषय पर सोचता हूँ कि कोई ऐसी कालजयी, जैसे अभी आदरणीय दिनेश जी सिंदल ने मेरी कुछ पंक्तियां पढ़ी कि बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना, क्या बात। शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ कि आकाश नौरंगी ने यदि कुछ लिखा है तो इससे बढ़िया पंक्तियां उसने नहीं लिखी होंगी, जी क्योंकि हमें अपनी बच्चियों को संस्कार इस तरह के देने चाहिए। जी। आपकी इस बात को सार्थक करते हैं आपके हमारे एक और राष्ट्रीय ओज के संचालक, जो मंच के बहुत लोकप्रिय संचालक हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी चारण। अशोक जी, वाह, आपका वाह। बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ आकाश भाई हैं और आप जानते ही हैं कि कितने बढ़िया कवि हैं, क्या कहना चाहेंगे?
आकाश में वैसे तो 7 रंग होते हैं, लेकिन मैं जिस आकाश की बात कर रहा हूं उसमें 9 रंग है। हमारा जो आकाश है वो जमीन पर रहता है, प्रकृति के संपर्क में रहता है, प्रकृति से प्रेम करता है। वो कवि है, और कवि जब प्रकृति के संपर्क में रहता है या प्रकृति प्रेमी हो जाता है तो उसकी कविताएं बहुत आयुष प्रदान करती है पूरे समाज को, और पूरे समाज की शुद्धि के लिए उनकी कविताएं हैं। आकाश नौरंगी को मैं जब भी सुनता हूं तब ऐसा महसूस करता हूं कि बेटियों को कमज़ोर बताने वाले लोग भले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आकाश नौरंगी का ये प्रयास रहता है कि वो बेटियों को सबल बनाने का एक जिम्मा सदैव अपने भीतर लिए हुए रखते हैं। आकाश नौरंगी जो अपने 9 रंगों को लेकर, अपने आनंद के रंग को लेकर, इस प्रकृति के संपर्क में रहते हुए, मैं जब भी उनको देखता हूँ मुझे यायावर की तरह वो लगते हैं। मैं कहीं सोचता हूँ कि एक ऐसा अनंत यात्री जो सदैव किसी नदी के किनारे बैठा हुआ मिले, जंगलों में घूमता हुआ दिखाई दे, ये वाकई व्यक्ति के आनंद को परिलक्षित करता है और परिभाषित करता है। अपने जीवन को इसी तरह बहुत आनंद के साथ और आकाश की ऊंचाइयों के साथ वे जीते रहें, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन अशोक और भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश जी, हम देखते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं कि आप पर फलां का असर है, फलां को हमने देखा है, क्या आपने फलां को फॉलो किया है। जबकि हम लिखते समय मैं सोचता हूँ कि जो एक कालजयी रचनाकार है या कोशिश करता है, हुआ नहीं है तो अभी प्रयास लगातार करता है कि मेरी रचना कालजयी हो, उस पर असर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने दिखता है। देखिए, ये होना स्वाभाविक है। जी। कविताएं जो लिखी गई हैं, मैं कह रहा हूँ कि यदि बाबा तुलसी ने कुछ लिखा है जी। और कबीर दास जी ने यदि दोहे लिखे हैं, सोरठा लिखे हैं, चौपाई लिखी हैं, तो आज भी आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे चौपाई लिखने में। जी। उनको पढ़ेंगे तो उसी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रभाव वाली बात बहुत ज़्यादा सत्य नहीं है। हाँ, आपके कुछ कवि, कुछ व्यक्ति आदर्श होते हैं, उनका पुट आप में आना स्वाभाविक है। जी जी। क्योंकि आप जिनको लगातार सुनते रहते हैं, जिनके विषय में लगातार पढ़ते रहते हैं, उनका पुट आना स्वाभाविक भी है, और मैं कहता हूँ आना चाहिए भी। क्योंकि यदि किसी बड़े व्यक्ति को फॉलो करने से, किसी बड़े व्यक्ति को कॉपी नहीं कह रहा हूँ मैं, जी जी जी, उनकी विद्या को चुराना नहीं है, उनके अंदाज को चुराना नहीं है। अंदाज आप अपना रखिए, 100% ओरिजिनल रहिए जी। लेकिन यदि उनकी बातों को आप अनुग्रहित करते हैं, अंदर लेते हैं, समाहित करते हैं, और उससे कुछ अच्छा निकलता है जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा है। मैं तो आकाश जी आपकी इसी बात को समर्थन करते हुए ये भी कहूँगा कि केवल बड़े बड़े कवि नहीं, बल्कि कई बार हम किसी ओज के वक्ता को सुन के आते हैं, किसी ओज के लेखक को सुनते हैं, बिल्कुल, या हम मोटिवेशनल स्पीच को सुन के आते हैं। हमारे अंदर वो जो आती है बात, वो भी हमारी कविताओं में रिफ्लेक्ट हो जाती है, आनी ही चाहिए जी। ये उस वक्ता का प्रभाव है कि आपके अंदर उसने कविता, नई कविता का बीजारोपण किया है जी। कविताएं आती कहाँ से हैं जी? कविताएं तो समाज से, कविताएं आने जाने से, मिलने बैठने से ही तो कविताएं आती हैं जी जी। ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव हमारी सोसाइटी में आकाश जी, कि है ना, कभी भी हम अगर चोट खाई हुई या घात प्रतिघात की कविताएं, या समाज से कहीं ना कहीं प्रताड़ित, उसमें कविता में होता नहीं है, लेकिन हमारी कविताओं में वो बात आ जाती है। लोग ये पता नहीं क्यों ऐसा एक कॉमन नैरेटिव है कि आपने कहाँ चोट खाई है, आपने किस लड़की से चोट खाई है। तो ये जो एक आप भी अक्सर सुनते होंगे ये बातें, हमें भी अक्सर सुनाई देती हैं, ये सब क्या है? ये फिर वो है, वियोगी है होगा पहला कवि जी। वियोग से निकला होगा प्रथम छंद। नहीं, पर वो सच्चाई नहीं, वो तो है इस तरह के। देखिए, ऐसा नहीं है जी, ये बेकार की बातें हैं जी। ये फिर वो नैरेटिव सेट किया गया है कि भाई जब तक आप चोट नहीं खाएंगे आप कभी नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है जी।
आप जब तक उद्वेलित नहीं होंगे जी जी तब तक कवि नहीं बन सकते। जी हाँ जी उद्वेलित होने के लिए चोट खाना आवश्यक नहीं है सर। जी उद्वेलित होने के लिए ये काफ़ी है। आप क्या करेंगे, पुलवामा में यदि मेरे बच्चे मार दिए जाते हैं, मेरे देश के सैनिक अगर यदि मार दिए जाते हैं, जी। उस दिन आप उद्वेलित नहीं होंगे क्या? जरूरी है कि कोई महबूबा ही आपको चोट पहुंचाए। माँ भारती पर हुआ आतंकवादी हमला भी आपको चोट पहुंचा सकता है। कविता वहां से जन्म ले सकती है। क्या बात है, बस मैं यही चाहता था। ये बात बहुत कम लोग इसको उद्घाटित करते हैं। जी आकाश जी, एक बहुत ही सतही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन वो ये कि आपने मंच के बहुत बड़े जाने माने कवियों के साथ भी मंच शेयर किया है। वैसे तो हमारी बात हो चुकी है कि हर मंच एक परीक्षा होती है, लेकिन एक अतिरिक्त दबाव तो रहता ही है जब बहुत जो पब्लिक जिन्हें मैं ये कहूँगा कि बहुत हिट कवि होते हैं, उनके बीच में अपनी परफॉर्मेंस देना एक चुनौती थोड़ी बहुत लगती होगी आपको। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। जी, जब बड़े कवि, बड़े व्यक्तित्व आपके साथ मंच पे बैठे हों, जी, आप उनके साथ मंच पे बैठे हों, जी, तो आपकी परीक्षा दो-धारी तलवार की तरह हो जाती है। आपको पब्लिक को भी संभालना है जी। और पीछे जो बड़ा व्यक्तित्व बैठा है जी जी बिल्कुल, उनको भी संभालना है। कि मुझे याद आ रहा है डूंगरपुर में एक कवि सम्मेलन, जी जी, जिसमें आदरणीय हरिओम पवार साहब मेरे साथ थे। जी, तो जब मेरी कविता समाप्त हुई तो मैं बड़ा डरा डरा सा बैठा आके उन्होंने मुझे थपकी दी। उन्होंने कहा शाबाश। हाँ। और लेकिन वो चूके नहीं इस बात को कहने से, थपकी देने के बाद भी, शाबाशी के बाद भी, हाँ। कि अच्छा पढ़ रहे हो, अभी और अच्छा कर सकते हो। हाँ। ये उनका बड़प्पन रहा और गुंजाइश है, और ये बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि वो जानते हैं कि इनके करियर के लिए आगे बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। गुरु का तो फिर जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ। मैंने जाकिर साहब का उल्लेख किया आपने, बिल्कुल। तो ये वैसी ही कुछ बात है। आकाश जी, अब चाहेंगे हम आपकी कोई रचना सुनना चाहेंगे, क्योंकि अभी शायद प्यास और जगा दी आपने एक दो सुना के, तो हमारी भी प्यास बढ़ गई और हमारे दर्शकों की भी प्यास बढ़ गई है। जरूर आपके लिए जी। मैं एक मेरी रचना है, जी, सुनो कारगिल। क्या बात है। जी तो जी जी, ये कारगिल की पहाड़ी को लेकर एक जी, मेरी उससे बातचीत है जी, वाह क्या बात है। कि सुनो कारगिल, मैं अदना सा एक कवि हूँ, बोल रहा हूँ। वाह वाह, सुनो कारगिल, मैं अदना सा एक कवि हूँ, बोल रहा हूँ। क्या बात। पहले वेतन से भी पहले तुझ पर अपनी जान लुटाकर। याद कीजिएगा सौरभ को। वाह, सौरभ ने उस समय शहादत दी देश के लिए जब उनको उस पोस्टिंग का पहला वेतन भी नहीं मिला था। अरे वाह, कारगिल वॉर में। तो सुनो कारगिल, मैं अदना सा एक कवि हूँ, बोल रहा हूँ। वाह, पहले वेतन से भी पहले तुझ पर अपनी जान लुटाकर। सौरभ ने सौरभ से भर दी मिट्टी अपना लहू बहाकर। क्या बात है, क्या शीश राम, रणवीर या गणपत, ये सब नाम है जो शहीद हुए थे। शीश राम, रणवीर या गणपत, क्या विनोद क्या राजकुमार, और विक्रम बत्रा ने पहनाए तुझको विजय पर्व के हार। विक्रम बत्रा ने पहनाए तुझको विजय पर्व के हार। ये सारी यश गाथाएं हैं बिल्कुल वेद पुराणों के जैसी। ये सारी यश गाथाएं हैं बिल्कुल वेद पुराणों जैसी, तुलसी की रामायण जैसी, गीता के आख्यानों जैसी। क्या बात, तुलसी की रामायण जैसी, गीता के आख्यानों जैसी। आज उन्हीं यश गाथाओं का रंग देश में घोल रहा हूँ। सुनो कारगिल, मैं अदना सा एक कवि हूँ, बोल रहा हूँ। क्या बात है। इसका अगला बंद, हाँ बिल्कुल, कि तेरे शिखरों से छन करके आने वाली धूप वही है। क्या बात। तो वही है जो पहले था, लेकिन कुछ बदला है। जी, तेरे शिखरों से छन करके आने वाली धूप वही है, हिम से आच्छादित चोटी का मनमोहक सा रूप वही है। कि लेकिन तेरी मस्त हवा में आज शहादत महक रही है, तेरे जर्रे जर्रे पे जो मिटी जवानी चहक रही है। काशी काबा से भी पावन तेरा जग में नाम हुआ है। हरे इतना लहू बहा है तुझ पर कि तू पावन धाम हुआ है। इतना लहू बहा है तुझ पर कि तू पावन धाम हुआ है। आज लहू से भीगी मिट्टी मैं सोने से तोल रहा हूँ। सुनो कारगिल, मैं अदना सा एक कवि हूँ, बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप
तो यहाँ तो मेरा ही गला रुंधा जा रहा है कि मैं आपसे अगली बात कैसे करूं। मैं सोचता हूं कि हमारे दर्शकों की भी आंखें नम हो गई होंगी, और आपने वो पुरानी स्मृतियाँ भी हमें भी याद आ गई कि जब कारगिल के कुछ शहीद परिवारों को जब बुलाया गया, अभिनंदन किया गया उनका, तो कुछ कार्यक्रमों का जो संचालन मैंने किया, तो उस दिन मैं बोल नहीं पा रहा था, ऐसा होता है, हम लोग भावुक लोग आपने वही याद दिला दिया जी। आकाश जी कि ये है कि एक अगला प्रश्न मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब कोई कविता हमारे दिमाग में आती है तो ये कुछ वैसा ही लगता है कि रचनात्मकता की प्रसव वेदना सा एहसास होता है। मैं सोचता हूँ कि आप ज़रूर इस एहसास से गुजरते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल सही कहा आपने जी, बड़ी अच्छी बात भी कही आपने प्रमोद सर जी। कविता किसी भी कवि के लिए जी उसके पेट की जाई बच्ची या बच्चा होता है जी, जी। और क्योंकि स्त्रीलिंग है कविता तो बच्ची होती है जी जी। और यदि किसी बच्ची का जन्म होगा तो प्रसव वेदना तो आपको सहन करनी ही जी जी। कविता का कोई समय नहीं होता आने में, वाह। वो रात को 3 बजे भी आ जाती है जी, और नहीं आती तो मैं आपको मेरे साथ जो घटना होती है, नहीं ये सभी के साथ होती है। 6 महीने तक भी 2 पंक्तियां नहीं लिख पाता, 6 महीने तक भी ये आनंद नहीं आता कि ये उसमें वो बात मजा नहीं आता, क्योंकि जो भाव, यदि आप भावनात्मक रूप से लिख नहीं पा रहे हैं तो भावनात्मक रूप से आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी नहीं, ये तय है। वाह, किसी भी कीमत पर। बहुत सही बात, बहुत सही है। और जिन भावों से आपने अक्षर उकेरे हैं कागज पर, वही भाव जब आपकी वाणी से लोगों तक पहुंचेंगे तो जो आपने फील किया है लिखते समय वो सुनते समय भी वो फील उसमें, इसीलिए मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा। बिल्कुल बिल्कुल सही कि आपकी उसमें निश्चलता और जो सच्चाई है ये उसका प्रमाण है। ये होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपुल विद्रोही पंड्या साहब है डूंगरपुर से, राष्ट्र के बहुत बड़े मंच संचालक हैं, वो हमसे जुड़ गए हैं। विपुल जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और आकाश जी हमारे साथ है। सर क्या राय है? बड़े भाई हैं मेरे। साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं देश में ऊर्जा के एक बड़े विस्फोटक कवि के बारे में। जी हाँ, आकाश नौरंगी। जोधपुर के रहने वाले आकाश नौरंगी बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में हिंदी कवि सम्मेलनों पर वीर रस की कविताओं के लिए अनिवार्य तत्व बन चुके हैं। आकाश नौरंगी को देश भर के कवि सम्मेलनों में उनकी ओजस्वी कविताओं के लिए बुलाया जाता है। एक राष्ट्रीय कवि के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले आकाश नौरंगी बहुत ही तेजस्विता के साथ अपनी बात मंच से रखते हैं। उनके पास न केवल सीमाओं की कविता है, उनके पास न केवल सैनिकों की कविता है, अपितु उनके पास नारी सशक्तिकरण की कविता है, देश के बेरोजगार युवाओं की कविता है, उनके पास बेटियों पर कविता है, उनके पास विविध विषयों पर वीर रस की ऊर्जा की चिंतन की कविताएं हैं। और न केवल चिंताएं हैं बल्कि उन कविताओं में उसके समाधान भी हैं। आकाश नौरंगी की बड़ी लोकप्रिय कविता शहीद भगत सिंह पर है, जो पिछले दिनों काफी वायरल और लोकप्रिय हुई। तो देश के महनीय कवियों में उनकी गिनती है और बड़े राष्ट्रीय कवि के रूप में वे स्थापित हैं देश के कवि मंचों पर। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं विपुल विद्रोही आकाश नौरंगी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वे इसी तेजस्विता के साथ, इसी ऊर्जा के साथ देश भर के कवि सम्मेलनों में, हिंदी कवि सम्मेलनों में अपने आप, अपनी वाणी को स्थापित करें और अपनी वाणी के ललकार से देश की भुजाओं में बल भरें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विपुल जी। थैंक यू सर। ऐसा लगता है कि अभी तो आपसे बातों का आगाज ही नहीं हुआ है और हमारे स्टूडियो की घड़ी मेरी तरफ बार बार इशारा कर रही है। लेकिन आपका एक जीवन का कविताओं के साथ साथ वो तो है ही बहुत विशाल है। एक आपकी और उपलब्धि है जो आपके भीतर को, आपकी जो कविताओं में मानवीयता, संवेदना आती है, वही संवेदना आपके व्यवहार में भी दिखाई देती है। कुछ आपने ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जो लोग सोच नहीं सकते हैं, वो कुछ हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी कुछ सेकंडों में आप वो भी हमें बताएं। सर, कविता समाज से उठी हुई चीज़ है और समाज को ही प्रेषित की जाती है जी।
यदि आप समाज में रहकर समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जी तो आप अच्छी कविता कभी नहीं लिख पाएंगे। जी जी दूसरा, मंचों पर बोलना पैसा कमाने का जरिया तो हो सकता है, जी लेकिन जन आशीर्वाद नहीं मिलता। जी जी तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक कवि जो मंच पर बोल रहा है जी वो कवि अंदर समाज में रहकर, उसके साथ बैठकर, उसके साथ चलकर समाज की कुरीतियों को, बुराइयों को उसके अच्छे के लिए यदि जमीन पर आकर काम करता है तो उसकी कविता में पैनापन आ जाता है अपने आप ही। बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि मैं बेटियों पर कविता लिखता हूँ जी और यदि मैं अपनी बेटियों के लिए, मेरी 2 बेटियां हैं जी और पहली बेटी तो ईश्वर से मांगकर हुई थी, जी दूसरी ईश्वर ने अचानक दी। जी तो यदि मैं ऐसा करता कि बच्ची का कुछ अहित करता पैदा होने से पहले, जी तो मैं मॉरल खो देता जी। कि मंचों पर बेटियों के लिए कुछ लिखूं। जी तो जैसे आप मंच पर हैं वैसे आप देश में रहिए, समाज में रहिए, राज्य में रहिए, शहर में रहिए, अपने लोगों के बीच रहिए। मेरे साथ भी ये हो चुका है। बिल्कुल आपके साथ भी हो चुका है। इसीलिए तो मैं ये मानता हूँ कि मुखौटा नहीं अब चलेगा, मुखौटा उठाकर रखना पड़ेगा, उतार कर। जैसे आप मंच पर हैं वैसे आप मंच के नीचे उतरने के बाद रहेंगे। जाते जाते हम आकाश जी एक संदेश चाहेंगे वो लोग जो भी नया नया लिखना सीख रहे हैं और रातों रात लोकप्रिय होना चाहते हैं, और सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े कवि भी उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि वो ज्ञान बघारने या बहुत छिछली सुपरफिशियल कविता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, लेकिन कम से कम उसका संदेश आत्मा तक छूना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हम चाहेंगे कि 1-2 लाइन में आप बताएं। बस एक ही बात है, जो भी नवोदित कवि हैं, मैं भी अभी बहुत ज़्यादा तो लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिए जी, कविता लिखने से पहले कविता जीना सीखिए। क्या बात है। कविता जीना सीख गए तो लेखन में अपने आप परिपक्वता आ जाएगी। बहुत अच्छा। और याद रखिए कि जीवन में किसी भी चीज़ का, किसी भी सफलता को प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत अच्छा, कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत बढ़िया बात। आप यदि कुमार विश्वास साहब की बात करते हैं तो वो 35 साल से मंच पर हैं। 35 साल एक बहुत लंबा कैरियर होता है, आदमी रिटायर हो जाता है जी। तो चलते रहिए, लिखते रहिए, लगातार लिखते रहिए। बहुत अच्छे, हमेशा अच्छा होगा। और बस राष्ट्र के विषय में सोचते हुए, समाज के विषय में सोचते हुए, और यदि आप अपने महबूब के विषय में भी सोचते हुए कविता लिख रहे हैं तो फिर पूरी तरह डूब कर कविता लिखिए। बहुत अच्छा, आनंद आ क्या जाएगा। वाह आकाश जी, आपने बहुत सारे, मैं सोचता हूँ कि मेरे मन की बातें नहीं, जो भी हमारे कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं या और मोटिवेशनल स्पीकर है, सबके लिए ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। और ये बात ही नहीं बल्कि मूल मंत्र यही है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे राइजिंग सिटी में आने की स्वीकृति हमें प्रदान की और आए भी। और जो आनंद आज राइजिंग सिटी के दर्शकों को आ रहा है, आया होगा, वो शायद अच्छा आनंद है, याद स्मृतियों में जीवंत रहने वाला है ये पूरा मेरा भी एपिसोड रहेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से, हमारी पूरी यूनिट, हमारे चैनल हेड अजय अस्थाना साहब, हमारे एडिटर मुकेश परियार, हमारे न्यूज़ संपादक डूंगर सिंह जी, हमारे एडिटर अजय तंवर साहब और हमारे कैमरा पर्सन जो हैं यशपाल जी तंवर, राज वैष्णव साहब, सभी का बहुत बहुत, सभी की ओर से आपका, मेरा भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। हम भारतीय जीवन बीमा परिवार के सदस्य ये शपथ लेते हैं कि सप्ताह में एक दिन यानी हर रविवार हम मार्केट से सामान लाने हेतु पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। जय हिंद। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी।
ये है राइजिंग सिटी।